देखो कल कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, कल 3-4 चीज़ें जान लिए थे कि इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, इतिहास को क्यों, मतलब कि क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में, उपयोगिता क्या है इसकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जान लिए थे। और अभिलेख के बारे में जान लिए थे, और जो है लिपि और भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। सदी, शताब्दी और ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट है, नैनो डोमिनी के बारे में भी जान लिए थे। अब आगे जानना है कि जो है जो आरंभिक नगर थे या फिर बस्तियां थी या लोग थे, वो रहते कहाँ थे, ठीक ना, वो खाते क्या थे, उनका जीवन जो चलता था कैसे चलता था, या जो आज है ऐसे था, या जो आज दिख रहा है वैसे था, है जो आज, या फिर पिछले ऐसे ही था जो पीछे था। बताइए, जो आज है जैसे, क्या पहले भी ऐसा ही था? जैसे जैसे आज सिटीज़ हैं, शहर हैं, वैसे भी पीछे भी थे। 100 साल पहले, 50 साल पहले, या फिर जो है 1000 साल पहले ऐसे ही थे। बताइए। तो उनके भोजन की प्रक्रिया में कैसे परिवर्तन आया? जो आज हम खाते हैं क्या वो वही खाते थे? पहले रेलगाड़ियाँ नहीं थी, या फिर जो ये कार है ये नहीं थे, ठीक, और बैठने के लिए नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, ठीक है ना, बोलने के लिए भी जो है भाषा या ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था उन्हें, पेन पकड़ने का ज्ञान नहीं था, चलने का ढंग से ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन कैसे आया, और जो आज है वो ऐसा पहले नहीं था। तो इन बीच में जो क्या परिवर्तन हुए तो हम ऐसे बन गए, या फिर आगे क्या परिवर्तन होंगे जो हम आगे क्या डेवलपमेंट अपने जीवन में करेंगे, ठीक है ना, क्या विकास करेंगे। हम नहीं है, जैसे कि आज इंटरनेट है, पहले नहीं था। आज हम यहाँ बैठ कर क्या नाम है अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल देख सकते हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कैसे, या पहले नहीं था। या फिर हो सकता है आने वाले समय सबका अपना सूरज हो, सुबह जाएंगे बल्ब की तरह लगा देंगे और शाम को निकाल कर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है और आने वाले समय में ऐसा ही होगा, ठीक। और इसलिए जो है हमें इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि परिवर्तन हुए तो कैसे हुए और क्यों हुए। आग नहीं थी तो सोचिए आज आग के बिना आपका जो है जीवन नहीं चल पाएगा, कि चल सकता है। स्वच्छ जल नहीं था, जानवर बहुत थे, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन्हीं सब परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे कि उनका जीवन चलता आखिर कैसे था, ठीक है ना। और आरंभिक जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, कहाँ रहते थे, उनके जीवन जीने की पद्धति क्या थी। तो आप कोई बता सकता है कि कहाँ रहते थे? पेड़ पौधों की तरह। पेड़ पौधे तो जंगल तो बहुत जगह रहते होंगे, जैसे कि जंगल बहुत है लेकिन वहाँ पानी नहीं है, तो पानी के बिना तो जीवन अपना व्यतीत नहीं कर सकते ना, है ना। तो अगर हम इतिहास पढ़ें, इतिहास में कक्षा 6 की NCERT में अगर देखते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें ये मिलती है कि जो आरंभिक मानव थे वो ज़्यादातर जो नदी तालाब उसके किनारे बसा करते थे। वहाँ पर क्या होता था, जो पानी होता था पीने के लिए पानी मिल जाता था, ठीक है ना, और जो है पानी रहता था तो वहाँ जो है फल वाले पौधे भी उगते थे, जंगल भी रहते थे, पानी के कारण है, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक दशाएं होती हैं वो अनुकूल हो जाती हैं, इसलिए वो रहते थे, ठीक है ना। अब ये सोचिए यात्रा कैसे करते थे लोग, पैर नीचे, ठीक से, एकदम क्लास में बैठे हो, घर नहीं है, पैर ठीक करो, एकदम अंदर करो, ठीक करो इसे, बेवकूफ़ हो, पढ़ने आए हो, ठीक है ना, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। 10th में क्या नाम है, कितने नंबर का पेपर है? 70 नंबर का इतिहास का पेपर है, ठीक है ना। और जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इतिहास के बिना कोई नहीं होता है, कहीं भी ले लीजिए GS,
10-12-15 क्वेश्चन इससे आने ही आने। एसएससी ले लीजिए, एसएससी सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, एसएससी सीपीओ ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट अभी निकला हुआ है उसमें, ठीक है ना। कितनी उपयोगिता है इसकी, मजाक में ले रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 10th और 12th में जो है कितने नंबर की इसकी उपयोगिता है, 70 नंबर की। मजाक में लेते चले हैं। हम देखे हैं 30 नंबर से किसी का ऊपर नहीं आया है। पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा। चलिए बताइए कि यात्रा लोग कैसे करते थे, क्योंकि कुछ तो था नहीं उनके पास। आप बताइए, आप तो बीए की स्टूडेंट हैं, इतना तो पढ़ के वहाँ तक तो पहुँचे ही होंगे। 10th पास किए, 12th पास किए। हाँ, 12th में साइंस लिए थे, आर्ट? आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री ज्योग्राफी था ना। तो हिस्ट्री में जो है एशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अभी, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री में आप बताइए, जो प्राचीन लोग थे वो यात्राएं कैसे करते थे और क्यों करते थे, उनको आवश्यकता क्या थी यात्रा करने की, ज़रूरत। तब तो रिश्तेदार भी नहीं हुआ करते थे ना, खाने की तलाश में करते। एक तो आपका सही है, और दूसरा क्या हो सकता है? पानी की भी तलाश में, क्योंकि मौसम चेंज हुआ करते थे। और क्या हो सकता है? और आप भी बताइए, और क्या हो सकता है? अच्छा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम हैं और जो है 50 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ ठंडी नहीं पड़ेगी, फिर ये कैसा जवाब हुआ? चलिए खैर छोड़िए इनको, आगे समझते हैं। हेडिंग डालिए, लोग कहाँ रहते थे, जिनको लिखना हो, जिनको पढ़ना हो इतिहास। और मैं आपको जो है सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि अगर इतिहास यहाँ से पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर आपके क्षेत्र में अगर आपके यहाँ कोई टीचर भी है जो इतिहास पढ़ा रहा है, या फिर यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट हैं या फिर जितनी स्कूलें हैं उनसे मिला लीजिएगा ना, आप उनसे अच्छे मिलेंगे। इसलिए इतिहास पढ़िए अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई दबाव नहीं है यहाँ पर। जिसको लिखना हो लिख लीजिए, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है ना। देखिए, हेडिंग डालिए। क्योंकि इतिहास के बिना जीवन चल नहीं सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? आप टीचर का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इतिहास है। आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इतिहास है। दरोगा के एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इतिहास है, ठीक है ना। आप सिपाही का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इतिहास है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इतिहास है। कहाँ भी जाएंगे आप, डाल लेना हेडिंग। अब लोग रहते कहाँ थे, बड़ी जो है आश्चर्य वाली बात है। लोग जहाँ अपना प्राचीन वाले लोग थे जिनको ज्ञान नहीं था, वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। जैसे जंगल है, वहाँ से उनकी जड़, पेड़ की पौधों की जड़, और जो है फल, और जो है जानवर, जंगल जानवर तो ज़्यादातर जंगल में रहते, मैदान में मिलेंगे नहीं, तो उनके मांस, और जो नदी होता है, पानी तो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए वो दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए, एक पानी और एक जंगल, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लिखिए, एनसीईआरटी के अनुसार आरंभिक मानव लाखों साल पहले से लाखों साल की जगह वर्ष कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर साल अच्छा नहीं लगे तो वर्ष, शुद्ध हिंदी। लाखों वर्ष पहले से नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है ना। अब लाइन छोड़ दीजिए, अब लिखिए कृषि, कृषि का विकास। हेडिंग डाल लीजिए, कृषि का विकास। कृषि का विकास। और ये ध्यान रखिए, 6 से लेकर 12th तक जितनी हिस्ट्री है सारा पढ़ाएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं।
और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पिछले साल का भी आया हो, पेपर ढूंढ ढूंढ के उसमें से लिखिएगा। जितने पेपर मिल जाएं ढूंढ ढूंढ के लिखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमसे बताइए कि सर इसमें आपने पढ़ाया नहीं है। जितने मिल जाएं ढूंढ ढूंढ के लिखिए। नहीं मिल रहा है ढूंढिए, अपने मास्टर से पूछिए, जहाँ पढ़ रहे हैं उनके मास्टर से पूछिए। नहीं मिल रहा है पड़ोसी से पूछिए, क्वेश्चन ढूंढिए और लिखिए। अब देखिए कृषि का विकास कैसे हुआ। हमने बताया कि जो है जो मानव था क्या करता था, संग्राहक था, सिर्फ इकट्ठा करता था। उसने क्या नाम है, शिकार किया, ठीक है ना, और मांस रख लेगा कई दिनों के लिए। नहीं, अभी तो पालना स्टार्ट नहीं, अभी ज्ञान ही नहीं था, अभी नहीं पालेंगे वो, अभी कुछ समय बाद पालेंगे, थोड़ी देर बाद, 20-25 मिनट बाद में पालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी सीखिए पहले कृषि का विकास कैसे हुआ। ठीक, क्योंकि ज्ञान था तो था नहीं कृषि का कैसे करना है। धीरे धीरे उनको ज्ञान कैसे हुआ कृषि का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि वो संग्रह करता था मांस और जड़ फल इकट्ठा करता था और वही अपना, उसी से अपना भोजन करके अपना जीवन यापन करता था। ऐसा नहीं था कि वो कृषि करता था, खेती करता था, उससे जो है गेहूँ, जौ या फिर चना दालें इकट्ठा करके फिर वो अपना, क्योंकि आग ही नहीं थी तो बनाता किस पे। कृषि का भी ज्ञान नहीं था, किसी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे क्या कहते थे, खाना बदोश, सिर्फ खाने पर ही निर्भर रहता था। प्राचीन इतिहास क्या कहता है कि वो सिर्फ खाना बदोश था। इतिहास में ये शब्द मिलेगा आपको, तो लिखिए, लिख लिया ना। उत्तर पश्चिम में स्थित, वर्तमान में पाकिस्तान में ये जगहें हैं। उत्तर पश्चिम, पहले दिशा समझ लीजिए कि दिशा कैसी होती है, ठीक है ना। दिशा कितनी है वैसे मूलतः, कितनी मूलतः पूछे हैं हम, कितनी है। इधर क्या होगा, हिंदी में बताइए क्या होता है इधर, ठीक है ना। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। हमने क्या लिखा है अभी, उत्तर पश्चिम लिखा है ना। तो कहाँ से आए थे वो, जो हम जगह लिखाने जा रहे हैं वो कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम, यानी इस दिशा में है। भारत का मैप अगर आप देखते हैं, बड़ा जगह नहीं है यहाँ पर, छोटा बनाते हैं। ज़्यादा साफ नहीं थी, बस इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक था, और वो जगह यहीं पर है जहाँ पर लिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना। लिखिए, लिख लिए, सुलेमान और किरथर। और किरथर पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर पुरुष और महिला पुरुष और महिला मिलकर सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उत्पादन किए। और ध्यान रखना है, अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई तो किसका नाम लेंगे, जौ, ठीक है ना। सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी थी, सबसे पहले बनाया गया पालतू जानवर कौन सा था, सबसे पहला खोजी गई धातु कौन सी थी,
किस काल में खोजी गई थी? नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ये प्राचीन इतिहास के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उसमें तांबे की खोज की गई, जिसे हम एक नाम और देते हैं, ताम्रपाषाण काल। ठीक है ना, लिख लिया इतना। अब हमें समझना ये है कि चावल जो है, चावल का ज्ञान अभी हुआ नहीं था कि चावल नाम का भी कोई चीज़ होता है। गेहूँ और जौ का तो उत्पादन कर लिए। अब क्या किया कि जानवरों को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब जानवरों से खेती करनी थी तो भाई इतनी मेहनत इतने बड़े लैंड पर जो है अकेले कृषि कर पाना उपलब्ध जो है संभव नहीं था। एक बात ये ध्यान रखना है, हम नवपाषाण काल के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, है तो प्राचीन काल में ही, पर एनसीईआरटी में ये तीनों को डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो मिक्स चल रहा है कि पूरा पाषाण वगैरह के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। तो जानवरों को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनसे जो है और चीज़ों का उनको ज्ञान होने लगा, ठीक है ना। जैसे उन्होंने जो है कुत्ता बहुत क्या नाम है, बहुत चालू चीज़ है, यानी बहुत चालू जानवर है। वो आराम से चीज़ों को सेंस कर लेता है, समझ लेता है। इसलिए जो है कुत्ते और मानव के बीच में आसपास में ज़्यादा बनने लगी और कुत्ते को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। और क्या करता है, कुत्ता क्या करता था ना कि जो आप रह रहे हैं तो आपके घर की रखवाली भी करता था, वफादार होते हैं ना ज़्यादातर, तो इसलिए कुत्ते को पालतू बनाने। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, इन सबको भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कुत्ते के बाद में इतना सीक्वेंस नहीं याद रखना है, बस थे, ये ध्यान रखना है। अब और ध्यान में ये रखना है, जो एक पहाड़ और है मध्य भारत और विंध्य पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर क्या हुआ, कृषि का और विकास हुआ है, ठीक है ना। तो उसके उसी लाइन में लिख लीजिए, गारो लिखिए, गारो और मध्य भारत या विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों पर कृषि का विकास हुआ। अब आ जाइए, हमें पढ़ना है सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। नगर जिन्हें हम आज क्या कहते हैं, सिटी, नगरों का विकास हुआ। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले, यानी 2025 ईयर एगो, ठीक है ना। किसका विकास हुआ? नगरों का। नगरों का विकास देखिए, नगरों का विकास जब होता है जब कृषि उनको आने लगी। अब कृषि करने के लिए भाई एक दिन में कोई फसल उग नहीं जाती है। जब फसल एक दिन में नहीं उगेगी तो उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि फसल में 3 महीने 6 महीने समय लगता है। और जो समय लगने लगा, और जो आसपास के व्यक्ति थे भाई, एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं, लोग सीखते गए, कृषि होती गई और लोगों का जमावड़ा होता गया, यानी नगर बसते चले गए। क्योंकि कृषि में समय लगता है 6 महीने। मान लीजिए हमने गेहूं का उत्पादन करना है, तो गेहूं में कितना समय लगेगा? 3 महीने लगेगा ना। तो कितना समय लगेगा? 3 महीने। 3 महीने में गेहूं कहाँ हो जाता है? 5 से 6 महीने हम सुने थे। अगर उसको जो है उसका काट के रखेंगे, फिर बोएंगे, पानी लगाएंगे, फिर ऐसे होता है ना। तो 6 महीने, मान लीजिए मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं। तो इसलिए इन समयों के कारण उनको कृषि करने में जब समय लगने लगा, वो क्या करने लगे, रहने के लिए भी आवास बनाने लगे। क्योंकि जब 5 महीने किसी एक स्थान पर रहना है तो क्या करना पड़ेगा? घर तो होना आवश्यक है। 5 महीने आप पत्थर के नीचे नहीं रह सकते या फिर जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि मौसम परिवर्तित होता रहता है। और मौसम परिवर्तित होगा तो जो है बरसात भी होगी और बहुत अधिक गर्मी भी लगेगी, हवाएं भी चलेंगी और बरसात भी होगी और सर्दी भी आएगी। तो इनके लिए उनको आवास बनाना भी आवश्यक था। आवास जब बनाने लगे तो क्या हुआ? नगर हो गए। तो हम अब नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? सिंधु नदियों और उसकी सहायक नदियों के पास। सिंधु, अभी देखिए नदियों की बात हो रही है, क्योंकि नदियों के किनारे क्या मिल जाता था? कृषि योग्य भूमि मिल जाती थी और पानी मिल जाता था, ठीक है ना। जंगल, खाने पीने के लिए जंगल से जो है फल मिल जाते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्यों अधिक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर नदियां हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो ये आज की जनसंख्या नहीं है, ये आदि की है, प्राचीन से चली आ रही है। ये आज नहीं इतना हो गया है, पहले से ही इतना था लगभग, और बढ़ती चली गई, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक है।
ठीक उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर लोग प्राचीन वाले यहीं बसते गए और बढ़ता चला गया अपना। ठीक है ना। अब हमें देखना है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ पर है? समझ लीजिए, समझ में तो आ ही जाएगा ना। ठीक है ना। ये हमारा इंडिया है और ये हमारा जो है ये यहीं पे विवाद हुआ था अभी जो भारत पाकिस्तान का। यही हमारा कश्मीर है और ये हमारा गुजरात है और ये यहाँ हमारा पंजाब और यहाँ पर राजस्थान है। ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है ना। जो सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से, यहीं से जो है अपनी सारी नदियाँ, यहाँ से एक नदी आती है काबुल, यहाँ पे मिलती है ब्यास, झेलम। ठीक है ना। और फिर ऐसे ग्रुप पे फ़ोटो अगर कल डाल दिए होंगे तो उसमें है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। यहीं के आसपास जो है क्या हुआ हमारा नगरों का विकास हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं ना, एक नहीं है, कई सारी नदियाँ ऐसे हैं यहाँ पे मिलती गई हैं। ठीक है ना। तो इससे जो है कुछ यहाँ पे बसे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, नदियों के किनारे, तो क्या हुआ नगर बसते चले गए, नगरों का विकास हुआ। ठीक है ना। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए, और कुछ कोशिश करें। और आगे लिखिए आरंभिक नगरों 2500 वर्ष पहले, नहीं लिखिए, स्टार बना लीजिएगा, डरना नहीं है यहाँ पर। नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिए। और एक बार सहायक नदी उसे कहते हैं जो क्या होती है एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। सहायक नदी, इंडस की सहायक नदी देखिए, एक तो झेलम है, चिनाब है, राबी है, ब्यास है और बस इतनी है। सतलज नहीं है, सतलज उसकी नहीं है, वो सप्त सिंधों में मिलती है। लेफ्ट हैंड पे काबुल मिलती है, ये पाकिस्तान से आती है, अफ़गानिस्तान से होते हुए। वो बाद में समझेंगे, इतना नहीं, जितना भी 6 क्लास में है उतना समझो। ठीक है ना। ज़्यादा क्या लिखा, क्या लिखा 2500 वर्ष पहले, 25 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष पहले। समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ और 4700 वर्ष पहले, लिखिए, लिख लिया, समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ। लिख लिया, विकास हुआ 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। अब एक बार और देखेंगे सोन नदी और गंगा नदी। सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको हम क्या कहते थे? मगध। प्राचीन समय में इसको मगध के नाम से, जहाँ आज विहार देखते हैं ना, आज जहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक, जिसे हम अशोक महान के नाम से जानते हैं ना, वो हमारी यहाँ से निकलती है गंगा और यहाँ से मिलती है सोन। ठीक है ना, सोन। तो इन्हीं क्षेत्रों के मध्य को क्या कहते थे हम? मगध। किस समय कहते थे?
प्राचीन समय, जिससे आज जो है बिहार है, विहार जिसे कहते हैं ना, बिहार जो है स्टेट है अपना, ठीक है ना, वहीं मगध था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अब हमें नहीं पता है ये सब चीज़ें, कोई लाती होगी बाढ़। अब जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो ना। अब फर्जी का क्वेश्चन नहीं पूछना, सीक्वेंस से मिलता जाएगा, फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट। अब एक बात देखिए, यहाँ पर नेपाल है, कहाँ पर है, यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पर ही हिमालय है। क्या है? हिमालय है। यहाँ पर क्या है? कौन सा सागर है यहाँ पर? हैं? ये यहाँ कौन सा सागर है? और यहाँ पर देखिए जो है एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत इधर है और पश्चिमी घाट पर्वत इधर है। और यहाँ पर अरावली पर्वत है। नहीं, इधर इस तरह नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय है, इस तरह बना हुआ है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ऐसे पर्वत हैं ट्रांस हिमालय। अब ध्यान दीजिए, हम क्यों समझाने भी बताएंगे। यहाँ पर भी एक पर्वत है उसका, यहाँ पे, ये तो अपना कौन सा राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पर्वत है और यहाँ पर भी एक पर्वत है, और यहाँ पर भी एक पर्वत है, एक यहाँ है, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए आराम से। और यहाँ पे सिंधु नदी निकल ही रही है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो भारत उपमहाद्वीप है उसकी प्राकृतिक सीमाएं कौन बना रहा है? प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण कौन कर रहा है? इधर कौन सा है सागर? इधर कौन सा सी है? नहीं, सागर भी तो है। अंडमान निकोबार तो द्वीप समूह है ना, सागर कौन सा है यहाँ पर? हिंद महासागर कहाँ है? चलिए छोड़िए, यहाँ पर भी पानी है, बस समझिए इतना, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, समुद्र समझ लीजिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और क्या नाम है, इधर कौन सी पर्वत श्रृंखला? यहाँ पे कौन सी? यहाँ पर कौन सी? ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा? हिमालय। यहाँ पर कौन सा? ट्रांस हिमालय। अब एक ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पर इसका निर्माण, प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण कौन कर रहा है? पर्वत और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र, ठीक है ना। पहाड़ी पर, अब लिख लीजिए इसको, भारत के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण, लिखिए, भारत के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र करते हैं। एक बात और बताइए, आज हम यात्राएं क्यों करते हैं? इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? आज यात्राएं क्यों करते हैं? कहाँ? हमें बुआ के यहाँ जाना है। रिश्तेदार छोड़िए, हमें आज बुआ के यहाँ जाना है, और 4 तारीख को, 5 तारीख को हमारे मौसी के यहाँ शादी है, वहाँ जाना है, ठीक है ना। और 27 और 29 और 28 तारीख को भाई की दवाई लेने लखनऊ जाना है। अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ पे? हाँ, तो यात्राएं करने के क्या कारण हैं? आज तो हम यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो सोचिए कि जो 1000 वर्ष पहले, BC लगा दीजिए, यानी बिफोर क्राइस्ट, आज कौन सा चल रहा है? 2025 है ना। 3025 वर्ष पहले लोग कैसे यात्रा करते थे? क्या क्या नहीं था? सोचिए, बताइए, यात्राएं कैसे करते थे? और देखिए, जबकि इतना ज्ञान नहीं था, इतना ऊंचा हिमालय इधर बना हुआ है, इधर क्या नाम है हमारा? पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट बना है, ठीक है ना। यहाँ पे समुद्र है अपना, यहाँ भी पानी ही पानी है, पता नहीं कितनी गहराई है। सोचिए उनको, अब यहाँ नदी देखकर तो निकला नहीं जाता है कि पता नहीं इसी में रह जाएं या बाहर भी जाएंगे, जबकि इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, बोट हैं, नाव है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सोचिए उस समय के लोग जो है जाने के लिए कैसा करते होंगे, बताइए। लेकिन जिन्होंने चाहा कि हमें जाना है वो गए।
अब उनके जाने की देखिए क्या क्या कारण थे उनके जाने के। कुछ लोग जो है व्यापार करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? व्यापार, ठीक। और कुछ लोग जो है उत्सुकतावश नए शहर के बारे में, किसके लिए? उत्सुकतावश घूमने गए। और कुछ लोग किस लिए गए? भोजन की खोज में गए, जानवर के पीछे चले गए कि जाना है, ठीक है ना, इसलिए यात्राएं करते थे, ठीक है। अब एक बात और, अब ये समझ लिए क्यों आते जाते थे, इतना तो समझ ही गए होंगे क्यों आते जाते थे। अब उनके आने जाने से प्रभाव क्या पड़ा? बताइए, उनके आने जाने से प्रभाव क्या पड़ा? चलिए बताइए, उनके आने जाने से प्रभाव क्या पड़ा? जैसे भारत में कोई विदेशी आता है, जैसे अंग्रेज भारत में आ गए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? टेक्नोलॉजी लेकर आए। कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे? पहली बार सुने हैं हम। सर, अंग्रेज भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आए थे? तो बताइए क्या देकर गए? रेलगाड़ी देके गए ना, अच्छी बात है। और आगे बताइए, आगे बताइए और क्या देके गए? हाँ, और बताइए क्या देके गए? एजुकेशन पहले नहीं थी, इंग्लिश देके गए। इंग्लिश कोई इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट है? इंग्लिश मात्र एक भाषा है, नॉट अ नॉलेज। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ नॉलेज, ठीक है ना। इंग्लिश एक भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा है, ठीक है ना, जैसे उर्दू एक भाषा है, जैसे फारसी एक भाषा है, ठीक है ना, उसी प्रकार इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश कोई नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेज हमें क्या देके गए? अंग्रेज हमें कुछ नहीं देके गए, बहुत कुछ लेके गए। अब वो हमें क्या सिखा गए? कुत्ता बनकर रहना, ठीक है ना। समझ रहे हो हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी? आपको शायद पता नहीं है। उन्होंने बंगाल में क्या नाम है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। पता होगा शायद, अगर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में है। जब वारेन हेस्टिंग भारत आया तो उसने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें क्या होता था कि जो अखबार छापने वाले थे ना, उनके लिए मटेरियल ब्रिटेन से की सरकार क्या कर रही है, कानून क्या बने, उनको जो देना होता था उनको देती थी कि आप छापिए। और भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे कि भारत में आखिर था क्या। अगर उन पे शासन करना है तो उनकी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और उनको पढ़ेंगे नहीं तो लोग विद्रोह कर देंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। वारेन हेस्टिंग कब आया था? 1873 में वारेन हेस्टिंग भारत आता है गवर्नर जनरल बनकर। भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर वारेन हेस्टिंग भारत आता है। और उसने कई सारी बदलाव किए। उसमें क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें भारतीय मूल ग्रंथों की जो है पढ़ने का उनके विद्वानों ने आरंभ किया। और उनके विद्वान लोग कहते हैं कि भारत इतना महान देश जितना ब्रिटेन और मतलब कि यूरोप के समाज से कई गुना आगे था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवाया, उसमें मिक्स कर दी चीज़ें, और जो मूल ग्रंथ थे उनको भ्रमित कर दिया गया, ठीक है ना। अंग्रेजों का एक, क्योंकि उनको शासन करना था, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड क्या था? डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो, उनकी एक ही नीति थी। जितने भी जो है आए, उन्होंने क्या किया? यही किया। अब लोगों के आने, उन्होंने क्या किया? हमारे साथ कुछ दे के भी गए, ऐसी बात नहीं। उन्होंने रेल दिया हमें, जो है कई सारी चीज़ें, हमारे कृषि को सुधार किया, कृषि को नकदी फसल के रूप में उपजाने का उन्होंने सुविधा दिया। और सैनिक प्रशिक्षण मतलब कि यूरोपीय संघ से होने लगे हमारे, ठीक है ना। और कई सारे सुविधा, जैसे कि
भूमि जो थी अब कृषकों के नाम होने लगी, ठीक है। लगान के क्या नाम है, लगान जो टैक्स है उसका एक जो है अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार करके उन्होंने दिया। ये सारी चीज़ें दी थी, पर उन्होंने वो अपने लिए किया था, आपके लिए नहीं किया था। उन्होंने अपने लिए लाभ, जैसे उन्होंने ट्रेन लाया तो यहाँ से उन्होंने क्या, भारत में जितना अच्छे किस्म का कोयला था, जितना अच्छे किस्म का कोयला था वो सारा लेके चले गए। अब भारत के पास अच्छे किस्म का कोयला नहीं है, विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, विदेशों से खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या, अपनी संस्कृति दे के गए। जैसे जो आप आज पहन रहे हैं शर्ट, हम क्रीम लगा रहे हैं, वो क्या है, पाश्चात्यकरण है, ठीक है ना। जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं क्या, उनका प्रभाव है, ठीक है ना। अपने ग्रंथों पर विश्वास जो कम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को इतना प्रचलित नहीं कर रहे हैं, वो किसका प्रभाव है। अंग्रेजी को इतना कर रहे हैं, वो किसका प्रभाव है, अंग्रेजियों का प्रभाव है। जो हम भोजन में जो बदलाव देख रहे हैं, वो किसका प्रभाव है। तो देखिए, यात्राओं से आने जाने से क्या क्या बदलाव हो सकता है, एक कला में हो सकता है, भोजन में हो सकता है, ठीक है ना, मान्यताओं में हो सकता है, ठीक है ना। और इनका क्या हो सकता है, सामाजिक समायोजन। आप कुछ उनसे सीखेंगे और वो आपसे कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, संस्कृति का सामाजिक समायोजन होता है कि यात्रा करने से, इसलिए लोग यात्रा करते थे। अब हम अपने देश के लिए प्रायः कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में, हाँ बताइए, वर्तमान में अपने देश के लिए कौन सा नाम उपयोग में लाते हैं, इंडिया। और एक नाम है, कौन सा है, एक और नाम है, 3 नाम है, ठीक है ना। अब ये नाम कैसे पड़े, अभी हमने दिशा के बारे में बताया था ना, सबको पता है। अभी समझाएंगे ना, वो जो लोग बताए कि क्या क्या कहना है, किसको क्या कहना है, वो अभी बताएंगे। टाइम क्या हो गया सर, कितने मिनट का हो गया है, 37, अधिक हो गया ना। चलने दे, पार्ट 2 में कर दीजिएगा, काट के बीच से अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब हमारे भारत का नाम क्या है, पहली बात इंडिया है एक, ठीक है ना। और एक क्या है, एक बात बताएं, अब इतना बेसिक से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये 6th क्लास की NCERT है, इतना समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम एडवांस भी ले सकते थे। और क्या है, भारत है। ये 3 नाम कैसे पढ़े, लिखिए, फिर बताते हैं। लिखिए, प्रायः हम अपने देश के लिए भारत या इंडिया जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, प्रायः। लिखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ है या मतलब है सिंधु। जैसे सिंधु नदी है ना, उसका, जिसका संस्कृति में क्या मतलब है, सिंधु। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से। अगर कोई पूछे कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो आप उसे बताइए कि इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला हुआ है, और इसका संस्कृति में इसका अर्थ होता है सिंधु, ठीक है ना। और भारत जो आरंभिक नगर थे भारत के, ठीक है ना, पाकिस्तान भी पहले भारत में ही था, तो वो कहाँ विकसित हुए, सिंधु नदी और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास। तो जो लोग विदेशी अफ्रीकी या फिर कहीं के आसपास के आते थे, तो क्या कहते थे वो, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, तो जो है इसी से जो है भारत का नाम इंडिया शुरू हो गया। अब भारत कैसे पड़ा या हिंदुस्तान कैसे पड़ा, अब ये भी देखते हैं। समझिए, इंडस शब्द किसका, कहाँ से निकला है, संस्कृत भाषा के इंडस से, ठीक है ना। सिंधु, जिस संस्कृति में हम क्या कहते थे, सिंधु, ठीक है ना। अब 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम का मतलब समझ गया ना, उत्तर पश्चिम ये वाला, ठीक। उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी, यूनान एक जो है स्टेट था बहुत शक्तिशाली, सिकंदर को पता, सिकंदर के बारे में जानते हैं, वहीं का था यूनान, सम्राट था यूनान का सिकंदर, ठीक है ना। तो ईरानी और यूनानियों ने क्या किया, जो सिंधु को क्या कहा, इंदोस,
इंदोस या हिंदोस कहा, सिंधु को, जो सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु नदी को क्या कहा, इंदोस या हिंदोस। देखिए एक तो ये कहा उन्होंने, ठीक है ना, क्या कहा, इंदोस या हिंदोस कहा, ठीक है ना। और जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। क्या कहा, जो सिंधु नदी के पूर्व में था, सिंधु नदी कहाँ थी, हमने देखा अभी कहाँ थी, उसके पूर्व का मतलब है जस्ट इधर, सिंधु नदी ये है तो इसके इधर जो था उसको क्या कहा, इंडिया। उस क्षेत्र को क्या कहा, उस भूमि प्रदेश को क्या कहा, उस लैंड में जो रहते थे लोग, उस प्रदेश को क्या कहा, किसने कहा, जो उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी लोग आए थे उनको, उन्होंने क्या कहा, इंडिया का। अब देखिए भारत जो है हमारा नाम कैसे पड़ा, भारत नाम का एक प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम फिर वही है। देखिए जो सिंधु नदी में नगर थे, इनमें जो भारत था ना, जिसे हम आज भारत कहते हैं, उनमें एक समूह था, उसके लिए भारत नाम का प्रयोग, उस समूह के लिए, उस एग्जैक्ट जो है समूह के लिए इस नाम का प्रयोग। समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन या ग्रुप जो भी कहते हैं, ठीक है ना। यूनियन तो संघ हो गया, वो मतलब वही है, ठीक है ना। उस समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग होता। धीरे धीरे क्या होने लगा, उस नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है ना। अब हमारा नाम क्लियर हो गया ना कि कैसे कैसे नाम पड़ा भारत का। अगर कोई पूछे भारत का नाम, इंडिया नाम कैसे पड़ा, हमारे संविधान में भारत जो भी नाम चल रहा था, इंडिया वर्सेस भारत, हमारे संविधान में जो है, जो भाग 1 है उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है, जो कि प्रस्तावना भी है, उसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द हैं, ठीक है। तो भारत कहो मर्जी इंडिया कहो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों ही एक ही कंट्री के नाम हैं, ठीक है ना। लिख लिया इतना, और आगे क्या पढ़ें लोगों के। अब ये जो वर्णन मिलता है, ये 3500 वर्ष पहले एक कृति लिखी गई थी, ऋग्वेद, ठीक है ना। अब जो उस समूह के बारे में वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, ठीक, 3500 वर्ष पहले, उसमें जो है ये वर्णन मिलता है कि उस समूह के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता था, बाद में देश के लिए होने लगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इतिहास के बारे में कैसे जाने, ये हमने कल पढ़ लिया था। पुरातत्वविद के बारे में हमने पढ़ लिया था, कौन होते थे पुरातत्वविद, वो व्यक्ति हैं, वो विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं जो प्राचीन समय की मिली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्त्र मिल गया, आभूषण मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, ठीक है ना, तो उनका अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। उनके जरिए फिर इतिहास लिखा जाता है। और इतिहासकार वो होते हैं जो है अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत मतलब कि जैसे पुरातत्वविद लोग हैं, उन्होंने पुरानी चीज़ों को खोजा, उससे क्या किया, ज्ञान जो है उसको अपने डायरी में नोट किया कि ये चीज़ें मिली है, लगता है इतने वर्ष पहले हो सकती थी। जैसे मान लीजिए इतिहास कैसे लिखा जाता है तुमको समझाते हैं। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये पृथ्वी अभी नष्ट हो जाए, ये पृथ्वी अभी नष्ट हो जाए, हम सब यहीं मर जाएँ, और जो खुदाई करने वाला आएगा, जब जन्म होगा तो वो जब खोदेगा तो देखेगा, लगता है ऐसा अगर कुछ मिलेगा तो लगता है वो सोचेंगे कि हाँ लिखने पढ़ने का भी ज्ञान हो सकता है इनको रहा होगा। वो अनुमान लगाएगा, नहीं कि वो तो एग्जैक्ट तथ्य के पर चल रहा है ना। और हम सब इतने बैठे हैं तो वो सोचेंगे कि शायद पहले लोग झुंड में रहा करते थे, क्योंकि हम सब इतने हैं तो झुंड ही है ना, तो वो सोचेंगे कि शायद लोग झुंड में रहा करते थे। और ये देखेंगे तो ये सोचेंगे कि शायद लोहे का भी आविष्कार, लोहे जैसी धातु का नाम, या लोहे या फिर जो वो कहें कोई कठोर धातु या फिर कार भी है यहाँ पर, या फिर आवाज़ के कुछ अवशेष मिलेंगे, तो मतलब कि आवाज़ जैसे कुछ बनाने का उन्होंने सीख लिया था। उनकी सभ्यता के हमारे वस्त्र देखेंगे तो वो समझेंगे कि उनके पहनावे, संस्कृति के बारे में, सबके बारे में अनुमान लगा लिए। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए एक जो है व्यक्ति है, वो दारू की दुकान पे जाता है, और उधर से एक कार आती है फुल स्पीड से। उस व्यक्ति ने दारू लिया पर पिया नहीं, वो कार आ रही थी स्पीड से, उस व्यक्ति को उड़ा के चली गई। बोतल दारू की थी तो फूट ही गई भाई, कांच की थी।
अब जो व्यक्ति वहाँ, अब पुलिस आ गई, इतने में पुलिस आ गई वहाँ पर। एक व्यक्ति कहता है कि गाड़ी तेज आ रही थी इसलिए इस व्यक्ति को टक्कर मार के उड़ा दी। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति दारू पीकर आ रहा था इसलिए इसका टक्कर हो गया। अब तीसरा व्यक्ति कहता है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं था इसलिए इनका जो है टक्कर हो गया। अब 3 व्यक्ति हैं और एक ही घटना हुई है और उसके बारे में कितने तथ्य हैं? 3 तथ्य हैं। तीनों लोगों का अपना अलग अलग मत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है इतिहास लिखा जाता है। अब पुलिस किसकी बात मानेगी? इतिहास कुछ इस तरह लिखा जाता है। बस 2-4 मिनट बस, ये चैप्टर निपट गया है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो करके लाइएगा। अतीत और इतिहास में क्या अंतर है? हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, अतीत और इतिहास में क्या अंतर है। और यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो, अगला चैप्टर आरंभिक मानव का विकास पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना हो वो पढ़िए, ठीक है ना। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि 10th एंड 12th बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप एसएससी का पेपर उठा लीजिएगा और क्या नाम है, यूपी पुलिस के जो भी पेपर जस्ट पीछे हुआ है उसको उठा लीजिए, ठीक है ना। या फिर क्या नाम है, एसएससी जीडी हुआ है उसके पेपर उठा लीजिएगा। पर अभी थोड़ा बेसिक्स से चल रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात बताना, जब आपका यहाँ से समझ विकसित हो जाएगी ना तो आपको आगे पढ़ने में, एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आप क्या नाम है स्पेक्ट्रम उठा लिए या बिपिन चंद्रा जी की बुक्स उठा लिए, ठीक है ना, या क्या नाम है शेखर बंदोपाध्याय की बुक्स उठा लिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से चढ़ा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो था क्या? कोई व्यक्ति था? जगह का भी नाम नहीं था। मोहनजोदड़ो का जो शब्द का वास्तविक अर्थ था मृतकों का टीला, ठीक है ना, उसका एग्जैक्ट मतलब यह है। अब उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनको नगरों का विकास, वहाँ आखिर वो सभ्यता नष्ट क्यों हो गई। हाँ, आज से हमसे कई गुना विकसित सभ्यता थी, कई गुना विकसित थी। जितना आज हम विकास कर रहे हैं ना उससे कई गुना विकसित सभ्यता थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, जिसे हम सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाने से, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, उसके बारे में अगले पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास। क्या नाम है, रोमांचक यात्रा है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। जो डरता नहीं है वही आगे बढ़ता है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। इतिहास में चिंता नहीं लेनी है, हम हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।